उदाहरण एक कर्मचारी की वित्तीय वर्ष 2008-9 में आय 4,28,000 रुपये थी। उसने 2,500 रुपये प्रति माह, एक माह में 2,500 रुपये सामान्य भविष्य निधि में, 25,000 रुपये अर्धवार्षिक आधे साल में, 25,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियर में जमा किया। उसने 30,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र भी खरीदा तथा 25,000 रुपये एक चैरिटेबल ट्रस्ट में दान कर दिए। ठीक है। कर्मचारी द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में चुकाई गई आयकर की धनराशि ज्ञात कीजिए। आयकर की धारा 80C के अंतर्गत सामान्य भविष्य निधि, जीवन बीमा प्रीमियर और राष्ट्रीय बचत पत्र आदि में जमा की कुल 1,00,000 रुपये तक आयकर से छूट है। जितना भी रुपए इन तीनों में जमा है वो सभी में क्या होगा, टोटल होगा, सबका कुल जो जमा राशि होगा उसमें से 1,00,000 रुपये में आयकर की छूट है। ठीक है। ट्रस्ट में दान की गई राशि है उसका 50% में आयकर में छूट रहेगा, 50 में लगेगा, 50 में छूट रहेगा। ठीक है। और धारा 80C के अंतर्गत है। ठीक है। आयकर की दरें निम्नानुसार है। आयकर को किन किन दरों पे लगेगा, कितना कितना रुपए तक कितना प्रतिशत लगेगा, यहाँ पे दिया हुआ है। 1,50,000 रुपये तक तो कोई आयकर नहीं है। 1,50,000 से 3,00,000 तक 10% आयकर लगेगा। 3,00,000 से 5,00,000 तक 20% आयकर लगेगा। इसके अतिरिक्त आयकर का 3% शिक्षा अधिभार लगाया जाएगा। एक कर्मचारी की कुल आय 4,28,000 रुपये है। ट्रस्ट में दान की गई राशि दिया हुआ है कि 25,000 रुपये का 50% उसने दान किया, नहीं 25,000 रुपये दान किया, लेकिन 25,000 रुपये में 50% पर आयकर में छूट है। तो 25,000 रुपये का 50% मूल्य निकाल लेंगे, कितना मूल्य होगा उतना में आयकर में छूट है। तो कुल आय से उतना 12,500 को घटा देंगे। ठीक है। तो शेष आय मिलेगा हमको 4,28,000 में से 12,500 को घटा दिए तो 4,15,000 रुपये। आयकर की धारा 80C के अंतर्गत जमा राशि, जितना भी कुल जमा राशि है उसको देख लेते हैं। सामान्य भविष्य निधि धन, जीवन बीमा प्रीमियर धन, राष्ट्रीय बचत पत्र सबको जोड़ेंगे। ठीक है। तो सामान्य भविष्य निधि में 2,500 रुपये वो हर महीने जमा करा था, प्रति माह, है ना। तो एक साल में वार्षिक में कितना हो जाएगा, 12 गुणित 25,000 धन 25,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी में एक अर्धवार्षिक करा था जमा। तो पूरे साल में जमा कर कितना कर रहा होगा जाने के लिए गुणित 2 कर लेंगे, क्योंकि आधे साल और आधा साल मिला करके कितने अर्धवार्षिक होते हैं, 2 अर्धवार्षिक होते हैं, है ना। और उसके बाद है 30,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र। तो सबको जोड़ देंगे। पहले तो 2,500 में 12 का गुणा किए तो 30,000, 25,000 में 2 का गुणा किए तो 50,000 और 30,000, तीनों को जोड़ने पे 1,10,000 रुपये, जो 1,00,000 से अधिक है। हमें पता है कि आयकर में छूट की राशि कितनी है, 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये तक छूट होगा, उससे अधिक में नहीं होगा। तो मतलब इस राशि के 10,000 रुपये में आयकर लगेगा, 1,00,000 तक में छूट रहेगा। तो ये जो शेष आय बचत है 4,28,000, उसमें 1,00,000 रुपये तो क्या बचा था, यहाँ पे रुको, ट्रस्ट में दान करने के बाद 4,15,000 रुपये बचा था। 4,15,000 में 4,15,000 में 1,00,000 को घटा देंगे तो बचा क्या, 3,15,500, है ना। 4,15,500 में घटाए तो अब दिए गए आयकर की दर क्रमांक 3 के अनुसार आयकर की दर दिया हुआ है कि प्रथम 1,50,000 तक तो आपको कोई आयकर नहीं देना है, लेकिन 1,50,000 से लेकर 3,00,000 तक आपको देना है ना। कितना प्रतिशत, 10%। तो ये राशि जो है वो 3,00,000 से भी अधिक है, तो तीसरा कंडीशन भी अप्लाई होगा। इसमें दिया हुआ है कि 3,00,000 से 5,00,000 तक आपको 20% कर देना है। ठीक है। तो ये यहाँ पे कैसे बनेगा, पहला तो 1,50,000 तक छूट है, तो क्या करेंगे,
3 लाख से 1.5 लाख को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1.5 लाख तक छूट है, लेकिन ये राशि क्या 3 लाख से भी अधिक है। तो पहले इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिला 1.5 लाख रुपए। इसमें बोल रहा है कि 10% छूट है, ये 10% कर लगेगा। पहले तो 1.5 लाख घटा दिए तो बचा कितना 1.5 लाख बचा। 3 लाख में से 1.5 लाख घटा दिए तो 1.5 लाख बचा। इस 1.5 लाख में कर नहीं इसलिए घटा दिए, लेकिन इसमें कर लगेगा 1.5 लाख में कर लगेगा कितना प्रतिशत 10% है ना। तो 10/100 ऋण सॉरी धन। अब 3 लाख में से 1.5 लाख तो घटा दिए, 1.5 लाख बचा। अब 3 लाख से ऊपर जितना राशि है वो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3,15,500 को 3,15,500 को घटाना पड़ेगा 3 लाख से। ठीक है, इसको घटा करके जो आएगा राशि गुणित 10/100 धन, इन दोनों को घटाने पे कितना मिला 15,500 का 20% मतलब 20/100। 1,50,000 गुणित 10/100 10% धन 3,15,500 में 3 लाख माइनस करने पे जो मिलेगा वो है ना। अब ये जीरो कटे ये जीरो ये, तो 15,000 रुपये यहाँ पे बचा धन। 15,000 का 15,500 का 20% मतलब 20/100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कटा तो 15,000 धन 5 शून्य 2 शून्य 0 2 शून्य 0 5 दूनी 10 के शून्य हासिल में आ गया 1 2 1 कम 2 1 3 3,000। तो 15,000 में 3,000 जोड़े तो कितना आया 3,000 18,000। 5 शून्य 2 शून्य 0 2 शून्य 0 5 दूनी 10 10 की शून्य हासिल में आ गया 1। एक सेकेंड, ये 15,500 है ना। तो ये शून्य कटा ये शून्य कटा एक शून्य कटा। अब 2 शून्य 0 5 2 5 6 10 के शून्य हासिल में आ गए 1 2 5 6 10 11 की 1 हासिल में आ गए 1 2 कम 2 1 3 3100 रुपये है ना। अब इसी 3100 को 15,000 में जोड़ने पे 18,100 मिलेगा। एक 5 3 8 1 18,100 रुपये। अब बोल रहा है कि इसी आयकर पर ये जो निकला है वो क्या है आयकर। इसी आयकर पर शिक्षा अधिभार लगेगा। तो शिक्षा अधिभार आयकर का 3% लगता है इसी आयकर का ना। तो आयकर का 3% पहले निकाल लेंगे, वही हमारा क्या है शिक्षा अधिभार। 0 0 ये 0 ये 0 3 एकम 3 8 दिया 24 की 4 हासिल में आ गया 2 3 एकम 3 2 5 543 रुपये। ठीक है, अब कुल देय आयकर होगा आयकर धन शिक्षा अधिभार। तो इतना आयकर इसको शिक्षा अधिभार जोड़ करके 18,643 रुपये देना होगा सालाना। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया हुआ है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में मकान किराया भत्ता छोड़कर एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4,80,000 रुपये है। उसने 36,000 रुपये सामान्य भविष्य निधि में, 18,000 रुपये जीवन बीमा प्रीमियम में और 20,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र योजना में जमा किया। उसे वार्षिक देय आयकर का 3% शिक्षा कर भी देना पड़ता है। मतलब जो आयकर वो पटाता है उसमें 3% शिक्षा कर भी देना पड़ता है। यदि वह 15,100 रुपये प्रति माह आयकर 10 माह तक जमा करता है तो शेष आयकर की राशि बताइए। 10 माह तक उसने प्रति माह 1,500 रुपये जमा कर लिए हैं।
अब 10 माह के बाद 2 माह और बचा 12 माह के लिए, 1 साल के लिए, है ना। तो उन 2 महीनों में कितना पैसा उसने और उसको और देना है ना। आयकर गणना करने के पहले भविष्य निधि, जीवन बीमा एवं राष्ट्रीय बचत पत्र में नियोजित राशि अधिकतम 1 लाख रुपए तक कर मुक्त है। 1 लाख रुपए तक आपको इन तीनों में जोड़ करके नहीं देना है, ठीक है। छूट रहेगा मतलब आयकर की दरें जिसमें आयकर की गणना होगा वो दिया हुआ है कि 2 लाख रुपए तक तो आयकर नहीं है, 2 लाख से 5 लाख तक आपको 10% आयकर देना है, ठीक है। अब दिया हुआ है हल, वार्षिक आय है 4,80,000 रुपये। अब वो जमा कर रहे हैं कहाँ पे, सामान्य भविष्य निधि में जमा कर रहे हैं कितना, 36,000 रुपये, है ना। जीवन बीमा में जमा कर रहा है 18,000 रुपये, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा 20,000 रुपये में, सबको जोड़ने पे 74,000 रुपये मिलता है हुआ, है ना। इतना रुपये वो बचत कर रहा है। हमें पता है कि 1 लाख रुपए तक तो आपको छूट है, लेकिन ये 1 लाख से कम राशि है, तो जितना आय उसका था जितना एक था उसका शुरू में, है ना, वार्षिक आय जितना था उसमें से ये जमा राशि को हम घटा देंगे जिसमें कर मुक्त है, वो कितना है 74,000 रुपये। तो हमें कर योग्य आय मिल जाएगा जो है 4,06,000, 4,80,000 में 74,000 घटा देंगे तो 4,06,000 रुपये। अब आयकर निकालते हैं, आयकर की गणना होगी, है ना। तो आयकर की गणना में हमें एक टेबल दिया हुआ है आयकर की दरें कि 2 लाख तक तो आपको कोई कर नहीं देना है और 2 लाख से 5 लाख तक आपको कर देना है। तो ये राशि जो है वो 2 लाख से अधिक है। क्या करेंगे, 4,06,000 में पहले तो भैया 2 लाख को आप घटा दो, उसमें कितना प्रतिशत कर लग रहा है, 10%, है ना। 4,06,000 में 2,06,000 रुपये मिला, उसका 10% आपको कर देना है। 2 लाख तक कोई कर नहीं है, लेकिन 4,06,000 में से 2 लाख को घटा देंगे तो ये जो राशि बचा है उसमें 10% कर लगेगा, क्योंकि 2 लाख से 5 लाख तक में कर है और ये 5 लाख से कम राशि है ना। तो 2 लाख से अधिक है लेकिन, है ना। अब काटेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0, बचा क्या 6 0 0, 20,600 रुपये, है ना। अब ये है आयकर, जो राशि मिला है वो क्या है, आयकर। अब शिक्षा अधिभार किस पर लगता है, इसी आयकर पर शिक्षा अधिभार लगता है। तो 20,600 का 3% मतलब 3/100, 0 0 0 0 कर गए, 6 3 18 की 88 में 1 3 0 0 1 की 1 5 3 दूनी 6, 618 रुपये। ये हो गया शिक्षा अधिभार। तो अब मिलेगा हमें कुल आयकर, आयकर धन शिक्षा अधिभार दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा कुल आयकर 21,218 रुपये। अब हमें पता है कि वो व्यक्ति 10 माह में जमा किया गया आयकर, 10 माह तक उसने प्रति माह 1,500 रुपये प्रति माह जमा किया, कितना महीने तक, 10 महीने तक। तो उसने कुल जमा कर लिए हैं 15,000 रुपये। अब उसे कितना देना है वो जानने के लिए ये जो वार्षिक आयकर मिला है हमें, 1 वर्ष में इतना है उसको पटाना है, उसमें से 10 माह तक जितना पटा लिया उसने उसको घटा देंगे। 21,218 15,000 को घटा देंगे तो 8 1 2 6 6,218 रुपये उसको, और बचे हुए 2 महीने में शेष दिया आयकर है ना। शेष जो जितना भी बचा है उसको आयकर पटाना है, वो कितना है 6,218 रुपये उसको पटाना है, ठीक है। अब उसके बाद है तीसरा उदाहरण, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 रुपये थी। उसने 20,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियर तथा 4,000 रुपये प्रति माह ना सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। देय आयकर की गणना कीजिए। यदि आयकर की गणना पूर्व सामान्य भविष्य निधि एवं जीवन बीमा आदि में नियोजित राशि का अधिकतम 1 लाख रुपए तक कर मुक्त हो और आयकर की दरें निम्नलिखित है। 2 लाख रुपए तक तो कोई कर नहीं है, 2 लाख से 5 लाख तक 10% और 5 लाख से 10 लाख तक 20% आपको कर देना है।
बोल रहा है ना। और यहाँ पे बोल रहा है कि आयकर में शिक्षा उपकर भी आपको देना है। कितना प्रतिशत? 3%। किसका? आयकर का। जो लास्ट में आयकर निकलेगा उसका 3% आपको शिक्षा उपकर भी आयकर में जोड़ करके आपको देना है। तो यह है हल। शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय है 3,60,000 रुपये। अब उसने जमा कहाँ कहाँ किया? एक तो भविष्य निधि में, सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि है 48,000 रुपये। जीवन बीमा में जमा राशि है 20,000 रुपये। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें कुल जमा राशि जो है 48 में 20 जोड़े तो 68,000 रुपये। अब हमें पता है कि छूट अधिकतम 1,00,000 रुपये तक है, अतः 68,000 रुपये पर कोई कर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 68,000 रुपये क्या है? 1,00,000 से कम है। तो पूरा 68,000 रुपये कुल वार्षिक आय से घट जाएगा। तो हमें मिल जाएगा कर योग्य आय, जिसमें कर लगेगा वो आय हमें मिल जाएगा। कुल वार्षिक आय से जो कर मुक्त आय है उसको घटा देंगे। इसमें कोई कर नहीं देना 68,000 रुपये में, क्योंकि हमें पता है कि 1,00,000 तक कर में माफ़ी है, छूट है ना। तो 3,60,000 में 3,60,000 में 68,000 घटा देंगे तो मिलेगा 2,92,000। 68,000 को घटा देंगे तो 0 0 0 2 ये हो गया 5, 15 में 6 गया तो 9 और ये हो गया 2,92,000 रुपये। अब ये है हमारा कर योग्य आय। इसी पर आयकर की गणना होगी। तो देय आयकर मिलेगा हमको। आयकर की गणना के लिए क्या देखना पड़ेगा? टेबल है ना, दरें, आयकर की दरें। बोल रहे हैं कि 2,00,000 रुपये तक तो कोई कर नहीं है, तो हमारा राशि कितना है? 2,92,000। 2,00,000 से अधिक है तो 2,00,000 से अधिक और 5,00,000 से कम तक आपको देना है 10% आयकर देना होगा। तो जमा राशि कर योग्य आय में 2,00,000 तक को घटा देंगे, क्योंकि 2,00,000 तक तो कोई कर नहीं देना है। लेकिन 2,00,000 घटाने के बाद जो राशि बचेगी, मतलब 2,92,000 में 2,00,000 घटा दिए तो बचा कितना है? 92,000। उसमें बोल रहा है कि आपको 10% ब्याज देने क्या कर देना पड़ेगा, क्योंकि 2,00,000 रुपये तक कोई कर नहीं देना है, लेकिन 2,00,000 से अधिक में कर देना है। कितने अधिक है? 92,000 रुपये। तो 92,000 का 10% आपको रुपये निकालना पड़ेगा। कितना होता है? गुणित 10/100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो आया कितना? 9,200 रुपये। अब ये वो आयकर है, इतना आयकर आपको देना होगा, 9,200 रुपये सालाना, है ना। अब शिक्षा उपकर बोल रहा है कि शिक्षा उपकर लगेगा आपको देय आयकर का 3%। देय आयकर है 9,200 रुपये, उसका 3%, 3/100 गुणित 0 0 कटा 3 दूनी 6, 9 त्रिक 18, 100 कम 18 9 दिया 27, 9 दिया 27, 276 रुपये। ठीक है, इतना देना है आपको शिक्षा उपकर। तो कुल आयकर कितना मिलेगा? शिक्षा उपकर धन आयकर, आयकर धन शिक्षा उपकर। ठीक है, आयकर कितना था? 9,200 रुपये, धन शिक्षा उपकर है 276 रुपये। अब इसी 9,200 में 276 रुपये आपको जोड़ना है। 6 7 4 9, 9,476 रुपये आपको कुल आयकर देना होगा सालाना में, है ना, 9,476 रुपये। अब इसी आयकर टैक्स के ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेम टू सेम जैसा आपने उदाहरण में पढ़ा है ना। आयकर की दरें दी हुई है, इन दरों को देख करके हमें सालाना वित्तीय वर्ष का आयकर की गणना करना है। ठीक है, तो प्रश्नावली को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।